जी, नीरेंद्र, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या राहुल गांधी का विजिट उनको शर्मिंदा करने में नाकाफी साबित हो रहा है? एक के बाद एक विजिट हुई और तमाम तरह से ये सवाल तो बार बार उठ रहे हैं। एक फजीहत का कारण है प्रधानमंत्री की कि इसी देश में एक राज्य है जो पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से गृह युद्ध से दो चार हो रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघरबार हुए हैं। और जिस तरह के वीडियो आए थे उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। आज जब राहुल गांधी फिर जा रहे हैं तो क्या वो आईना दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री को? देखिए, राहुल गांधी क्यों जा रही हैं तो हम जानते हैं, निश्चित रूप से उनको जाना भी चाहिए। जो विपक्ष के नेता हैं वो लोकसभा में, और वैसे भी एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी हीलिंग नहीं हुई है, तो वहां सभी को जाना चाहिए, सभी पार्टी को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को तो जाना ही चाहिए। उससे एक संदेश जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक अलग किस्म के प्रधानमंत्री हैं। एक तो उनको शर्म नहीं आती, दूसरा वो जो भी काम करते हैं बहुत ही कैलकुलेटेड वे में करते हैं। कैलकुलेटेड वे मतलब जैसे मुझे इसमें कितना फायदा है, मुझे इसमें क्या नुकसान है। मणिपुर में कितनी सीटें हैं भाई लोकसभा की? 2 सीटें हैं। क्या उससे उनसे उनकी सरकार को खतरा है? नहीं है। मणिपुर में क्या चुनाव आने वाले हैं? हमने देखा जिस राज्य में चुनाव आने वाले होते हैं उससे 6 महीने पहले प्रधानमंत्री का दौरा वहां शुरू हो जाता है। इवन अभी संदेश खाली में वो चले गए। संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया, और वो भी आरोप बाद में बहुत सही साबित नहीं हुआ, लेकिन आरोप लगाया। उससे बहुत ज्यादा घिनौनी बातें जो है मणिपुर में हुई थी, लेकिन वहां नहीं गए। उसकी वजह यह है, मणिपुर में जाएंगे मणिपुर हाईलाइट होगा। यानी कोई भी व्यक्ति, मोदी खास करके, वो अपने जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको हाईलाइट करने का मौका किसी को नहीं देंगे। उनका जो गोदी मीडिया है वो उनकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं, इसीलिए वो इंटरव्यू में दंगों का जिक्र नहीं करते, क्योंकि जो भी चीज उनके खिलाफ जाती है उसका ना वो खुद जिक्र करते हैं ना जिक्र होने देना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपने जो कबर्ड में जो गंदगी छिपी हुई है उसको छुपाना चाहता है, वो मणिपुर क्यों जाएगा? उनको ये पता है कि मणिपुर की आप बात जितनी भी करें, मुख्य मीडिया है, मेन लाइन मीडिया है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मैं अब ये भी कहता हूं, हमारे देश की बहुत बड़ी तादाद को फर्क नहीं पड़ता। उनको उदयपुर में एक कन्हैयालाल मर जाए उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। उनको मणिपुर में महिलाओं के साथ इस तरह से बदतमीजी की जाए, इस तरह से 6-6 महीने तक हत्याएं होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि जनता के मेजर चंक को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। तो 2-3 बातें हैं। चुनाव नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो उनके कपड़ों पर दाग, बदलूं का दाग बन के आती है, इसलिए वो उस पर नहीं जाते। और तीसरी बात कि वे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जो उनको दबाव में किया गया लगे। जैसे मान लिया आप प्रज्ञा ठाकुर ने देशभक्त कर दिया, तो उस समय उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया, उनको हटाया नहीं, लेकिन अगली बार टिकट नहीं दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह को अगली बार टिकट नहीं दिया, लेकिन वो तुरंत वो कुछ नहीं करे। वो कभी भी ऐसा नहीं जाहिर करेंगे कि मैं दबाव में आके काम कर रहा हूं। लोकसभा में विपक्ष चिल्लाता रहा मणिपुर मणिपुर मणिपुर, उन्होंने मणिपुर का नाम नहीं लिया। लोकसभा में नहीं कहेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा हमने विपक्ष में दबाव में आके मैंने बोला। राज्यसभा में बोल देंगे। तो वो जो ईगो की बात अभी की, वो ईगो है उनमें। तो मुझे ये, और चूंकि वो लीडर हैं, वो एक बहुत बड़े तबके के लीडर हैं, 36% इंडियंस वोटिंग इंडियंस के लीडर हैं। और लीडर के बारे में कहा जाता है, मैं सही नहीं मानता लेकिन कहा यह जाता है कि आपके जो फॉलोवर्स हैं उनको ये लगना नहीं चाहिए कि आपका लीडर कमजोर है, कि वो किसी के दबाव में आ सकता है। तो चूंकि मोदी जी उस चंद को के बहुत ही 56 इंच के सीने वाली नेता की छवि रखते हैं, तो वो दबाव में कैसे आएगा? वो कांग्रेस के दबाव में कैसे आ जाएगा? वो मीडिया के दबाव में कैसे आ जाएगा? तो इसीलिए उन्होंने अमित शाह को काम दे रखा है। राज्यसभा में बोलेंगे, क्योंकि भागवत ने कहा था तो मैं भी उनको लगा होगा कि बोलना चाहिए, लोकसभा में नहीं बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 2-4 कारण है जिस कारण से मोदी जी मैंने कहा कि उनको फजीयत से फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनको सत्ता में रहने का मौका मिल रहा है तब तक उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जिस घटना से उनको सत्ता में आने से रुकावट होती है उस पर वो कुछ बोलेंगे। किसानों का जो बिल था वो वापस कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, उनको लग रहा है नुकसान हो सकता है। तो उनका जो एकमात्र लक्ष्य है सत्ता में बने रहना और अपने एजेंडा को, आरएसएस का एजेंडा और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना। उसमें जिस चीज से नुकसान होता है उसमें वो जरूर बोलेंगे, उसमें जरूर करेंगे।
जिसमें उसका नुकसान नहीं होता। आपको ध्यान रखना चाहिए, मणिपुर में ईसाई वर्सेस हिंदू एक तरह से हो गया था या है। तो वहां पर भी कई बीजेपी के जो इनका मीडिया है या फिर जो सोशल मीडिया है, वह मैतेई का पक्ष ले रहा था और कुकी को बिल्कुल टेररिस्ट के रूप में साबित कर रहा था। तो वो भी एक कारण था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे उनको नुकसान नहीं होता है, उसमें वो कभी भी हाथ नहीं डालेंगे। तो मोदी जी की फितरत हम सब जानते हैं मेरे ख्याल से। इसलिए मणिदीपा जो आश्चर्य कर रही है, मुझे हैरत हो रही है कि वो आश्चर्य क्यों कर रही है। मोदी जी को इतने दिन से वो देख ही रही है।
तो कलहन सिंह, मैं देखिए 5 साल पहले भी एक तरह का एक रहस्योद्घाटन हुआ था, जिसमें चंपत राय एंड कंपनी और स्थानीय मेयर वगैरह की मिली भगत से एक बड़ा खेल हो रहा था, बड़ा हंगामा मचा था। उसके बाद लग रहा था कि अब तो चेत जाएगी सरकारें और आगे नहीं होगा। लेकिन तब से अभी तक, मतलब 24 तक, अभी मार्च तक के आंकड़े इंडियन एक्सप्रेस ने दिए हैं कि खेल चल रहा है। ये क्या बताता है? सरकार की मिलीभगत, लखनऊ और दिल्ली भी इसमें शामिल है। स्थानीय लोग तो ठीक है, दाम मिल रहा होगा, उनकी उम्मीदों से पता नहीं अनुरूप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन सर्कल रेट तो 7-8 साल से बढ़े ही नहीं है, तो उन्हें दाम भी सही नहीं मिल रहे होंगे। मुकेश जी, ये 5 साल पहले नहीं, राम मंदिर के शिलान्यास के बाद के 1 वर्षों में हुई जमीन खरीद का मामला था, जो मंदिर ट्रस्ट को औने दाम पर खरीद कर और महंगे दामों पर बेची गई थी। ये एक खुलासा उस समय हुआ था। उसके अलावा कई और जमीनों का खुलासा जब हुआ था, तो उस समय का ये पत्र दिखा रहे थे अभी ओम प्रकाश सिंह जी, उसका जिक्र कर रहे थे कि जब अयोध्या के तत्कालीन सांसद ने कहा था कि साहब इसकी जांच हो, और उस समय भी सरकार में बैठे हुए लोग, उसमें मैं उस खबर को भी पढ़ रहा था, उसमें उप मुख्यमंत्री तक ने कहा कि नहीं साहब, ये तो विपक्ष की साजिश है। लेकिन सरकार में ही बैठे कई लोगों ने कहा था कि इसकी एसआईटी जांच हो, एसटीएफ से इसकी जांच कराई जाए और ये हो। अब ये जो नया खुलासा हुआ है, इस नए खुलासे में जिनको जांच करनी थी, यानी कि एसटीएफ, एसआईटी, इनके जो मुखिया हुआ करते हैं, वो सबसे बड़ा जो पीस ऑफ लैंड, यानी जो भूखंड का हिस्सा, जो सबसे बड़ी खरीद दिखाई गई है इस रिपोर्ट में। हालांकि ये दोनों हमारे जो साथी हैं अभी तक, इन्होंने जो बताया है कि ये बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इस छोटे हिस्से में जो सबसे बड़ा हिस्सा जमीन का है, वो उन्हीं का है जिनके भरोसे इस पूरी जांच को करने की बात कही जा रही थी, यानी जिनके ऊपर इस तरह के जघन्य अपराधों की जांच का जिम्मा पूरे प्रदेश में है। और रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया या उनसे एक उनका बयान चाहा गया, लेकिन उन्होंने कोई उसका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, जो माझा जमथरा का जो इलाका है, जिसका जिक्र अभी इंदू जी ने किया था, अब सवाल ये है कि सरकार उस पर लगाम कहां से लगाए। हम लोग, उत्कर्ष जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, सरकार तो बाकायदा समय समय पर प्रेस नोट जारी करती है कि साहब देखिए, फलाने बड़े ग्रुप ने, बड़े समूह जो है, उन्होंने माझा जमथरा इलाके में वो ये करेंगे, वो होटल बनाएंगे, वो फलाना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ये परियोजना लेके आ रहे हैं। तो यानी कि जिस सरकार से कार्रवाई की उम्मीद की जाती है, जिस सरकार से इस तरह की जमीनों की खरीद फरोख्त पर लगाम की उम्मीद की जा रही है, वो सरकार तो इसका ढिंढोरा पीट रही है। और देश भर में ये खबरें बाकायदा सरकार की तरफ से प्रचारित प्रसारित कराई जा रही है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में रियल एस्टेट किस तरह से बूम कर रहा है। अब वो रियल एस्टेट किस तरह से बूम कर रहा है, इसके किस्से भी ओम प्रकाश जी ने और इंदुभूषण जी ने बताए। और अयोध्या के नाम पर जो हाईवे की बात कही अभी, हाईवे लखनऊ से जैसे आप अयोध्या की तरफ चलेंगे, तो अयोध्या के नाम पर उस अयोध्या रोड पे इतनी बड़े तादाद में कॉलोनाइजर्स, छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर से लेकर बड़े बड़े, ये सारे लोग वो अपनी जमीनों को बेच रहे हैं। और किस तरीके से इर्द गिर्द के गांवों की जमीनें खरीद खरीद के उनकी प्लॉटिंग होकर बिक रही है। इस पर लगाम जिसको लगाना चाहिए, वो तो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि साहब अयोध्या में तो रियल्टी बूम आ गया है। जब से राम मंदिर बना है, उसके बाद से तो अयोध्या में रियल एस्टेट का बूम आ गया है। तो लगाम लगाएगा कौन? जिस लोढ़ा ग्रुप का जिक्र इसमें किया गया है, उस लोढ़ा ग्रुप का को एक तरीके से जिसे कहते हैं, मतलब एक एक एक, एक ब्रांड बनाकर पेश किया गया है कि साहब देखिए, इसने जो है वो अयोध्या की तस्वीर कैसे बदली है, कि कितना बड़ा वो आ गया है। और अयोध्या की जमीन लखनऊ से भी महंगी हो गई है, क्योंकि वो बहुत महंगे, मतलब जो उम्मीद नहीं की जा सकती है लखनऊ में बड़े से बड़े पॉश इलाके में, उससे भी ज्यादा कीमत पर वहां पर वो प्लॉट जो है वहां पे दिए जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन तक को वहां पर प्लॉट दिया गया है। तो ये हालत अयोध्या की हुई है। और ये बात अयोध्या की, अभी मैं कई सारी खबरें जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, ये
आज इंडियन एक्सप्रेस ने अब इस बात का खुलासा किया है और बड़ी डिटेल रिपोर्ट श्यामलाल यादव जी की हमने देखी। इससे पहले लगातार स्थानीय अखबारों में, क्षेत्रीय अखबारों में कोई भी महीना ऐसा नहीं बचता था जिस महीने हमें 4-5 खबरें इस तरह की नहीं मिलती थी कि अयोध्या में किस तरीके से जमीनों की बंदरबांट हो रही है, किस तरीके से जमीन हड़प अभियान अयोध्या में चल रहा है। और जो स्थानीय लोगों का, देखिए रियल एस्टेट में बूम आना कोई बुरी बात नहीं है, उद्योगों की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका स्थानीय निवासियों को क्या लाभ हुआ? हमने देखा कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत करने एक महिला पहुंची जो कि बहुत विपन्न हालत में थी। उसने अपनी जमीन पर अपनी ही जमीन पर अपना ही घर बनाया रहने के लिए, और उसको अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 18 लाख रुपए की एक नोटिस भेज दी कि साहब ये जमीन जो है वो इस पे तुमने घर कैसे बना दिया। 18 लाख रुपए की नोटिस भेज दी। तो अयोध्या में जो स्थानीय रहवासी हैं, अगर रियल एस्टेट बूम का या इस तरह से अगर रियल एस्टेट का उद्योग अयोध्या में फले फूले और उससे अयोध्या के निवासियों को कोई लाभ हो रहा होता तब तो बात समझ में आती। लेकिन अयोध्या के निवासियों को अगर कौड़ी के भाव देकर, और इसमें जो जमीन आप देखें, रिपोर्ट में आप पढ़ें तो करीब करीब ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि उन्होंने एक बड़ा हिस्सा जमीन का खरीदा है, फिर उसमें से कुछ हिस्सों की बिक्री दिखाई गई है कि उनको बेच दिया गया है। दरअसल ये बेचकर उससे मुनाफा नहीं कमाया गया है, ये बेच अपने ही घर में दिया गया है। अगर एक रिपोर्ट निकाली जाए गिफ्ट डीड की, अभी उत्तर प्रदेश में गिफ्ट डीड करना बहुत आसान हो गया है, 5,000 रुपए में गिफ्ट डीड हो जाती है। गिफ्ट डीड की भी एक रिपोर्ट निकाल ली जाए तो आपको पता चलेगा कि लोग कैसे बड़ी हिस्से की बड़ा जमीन खरीद रहे हैं और उसके कितने हिस्से करके उसको गिफ्ट डीड भी किए दे रहे हैं। ये इतने बड़े लोग हैं कि ऐसा नहीं है कि ये एक बड़ा हिस्सा जमीन का खरीदा है और उसमें से कुछ लाख रुपए जो है वो मुनाफा कमाने के लिए, जीवन यापन के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक तरीके का ये एक मोडस ऑपरेंडी है। ये एक मोडस ऑपरेंडी है जिस मोडस ऑपरेंडी को अपनाया जा रहा है, और धीरे-धीरे स्थिति होती जा रही है कि पता नहीं वो नव अयोध्या की योजना, उसमें कितने गरीब लोग मकान ले पाएंगे या कितने आम आदमी वहां पर मकान लेंगे। लेकिन लगातार ये स्थिति जो बनती जा रही है कि अयोध्या को चारों तरफ से वो डस लेंगे या उनको ग्रस लेंगे, ये सारे बड़े लोग जिस तरह के लोगों के नाम है। और ये 2500 लोग, मेरा अंदाजा है कि 25,000 लोग, कोई आप हो, कौन इस तरह के मामलों में कार्रवाई करता है? गृह विभाग। जिस समय ये मसला उठा था 2022 में, तत्कालीन गृह सचिव, उनका नाम इस पे लौटते हैं अभी।